Hello everybody. Very beautiful. Good morning. Let me quickly check if we are live. एक बार मुझे चेक कर लेने देंगे. हाँ जी. Yes, we are live. All right, everybody. Good morning. Good morning, everybody. And welcome. चलिए जी, आ जाइए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. वेलकम टू द क्लास. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. आ जाइए एवरीवन. चलिए. ओके, कैसे हो बच्चों? हाउ इज एवरीबडी डूइंग? देखते हैं, एक मिनट. All right, झकास. चलो, very good everybody. Good morning everyone and welcome to the today's session. चलिए, आ जाइए बच्चों. कैसे हो बच्चों? We are good ma'am. What about you? I am also doing great. I am also doing fantastic. Very good. आ जाओ. चलो आ जाओ. तो चलो, पहला दिन था तुम्हारा कल का दिन, है ना? कल तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट से एक इंट्रोडक्शन हुआ तुम्हारा. ऑडिट से, FM SM से, कॉस्टिंग से इंट्रोडक्शन हुआ. और आज जो है वो फुल फ्लेजेड अब हम आगे पढ़ेंगे. वैसे तो हमने कल ही अपना सब्जेक्ट जो है ऑडिट का इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट कर दिया था. आज हम अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे और नई चीजें आप आज सीखोगे. लेकिन एक चीज तो पक्की है, जो भी चीज आप क्लास में सीखोगे मेरे साथ, वो आपको क्लास में ही याद हो जाएगी. आई विल मेक श्योर कि जितना भी पार्ट बेटा तुम रोज क्लास में मेरे साथ करते हो, वो आपको रोज क्लास ही में याद हो जाए, है ना? उससे बेटर और क्या हो सकता है मैम? क्लास में ही अगर हम याद करके निकले और सारे बच्चे सबको याद, मतलब याद एज एन अगर समझ में आ गया, और मैं अगर आपको एक मेमोरी में बैठा दूं तो वो याद हो जाएगा आप लोगों को. ठीक है? तो एक काम किया करो घर में ना, जिससे क्लास में तो तुम मेरे साथ पढ़ ही लेते हो, क्लास में तो तुम्हें चीजें याद हो जाती है. एक बार सेल्फ उसको घर में पढ़ लिया करो. तो उससे क्या होगा बेटा, कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम दिमाग में बैठ जाएगा. मतलब क्लास में तो अपने पढ़ते हैं, क्लास में अपने याद भी करते हैं, पर अगर आपने एक्स्ट्रा 10 मिनट देके उस कॉन्सेप्ट को खुद से भी एक बार पढ़ लिया ना, घर पे एक बार रिवाइज कर लिया ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है? तो मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता यार, हार्डली 10 मिनट लगेंगे. अगर तुम घर में एक बार जो क्लास में पढ़ाया है उसको एक बार गो थ्रू अगर घर पे बैठ के करोगे तो 10 मिनट से ज्यादा समय भी नहीं लगता है. तो 10 मिनट तुम लो और जो मैं क्लास में रोज पढ़ाती हूँ उसको एक बार गो थ्रू कर लिया करो. क्लास में तुम्हें लर्न हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें क्लास ही में सारी चीजें लर्न हो जाएगी. लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा खुद से देने से क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा आराम से. ठीक है? चलो, तो ऐसा आपको करना है. रोज क्लास से पहले कर लो, या सुबह उठ के कर लो, या इवनिंग में कर लो, जब तुम्हें ठीक लगता है. जब तुम्हें लगे कि हाँ अभी मेरा दिमाग फ्रेश है, तो ऐसा 10 मिनट का रिवीजन कर लिया करो. ठीक है? ओके, परफेक्ट. बस 10 मिनट की बात है. 10 मिनट अगर तुम दे दोगे ना तो रिजल्ट तुम्हारा एकदम फ्रूटफुल निकल कर आएगा. ओके? चलिए, सिर्फ अमन ने बोला यस मैडम. बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? सिर्फ अमन कह रहे हैं हाँ मैडम मैं कर लूंगा ऐसा. यस मैम. बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? शशि, यस मैम करते हैं रिवीजन. वेरी गुड. थोड़ा सा रिवीजन, ऐसा कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि मैम यार हम रिवीजन करते बैठेंगे तो फिर हम बाद में क्या करेंगे, इतना टाइम हमें मिलता नहीं है. अरे बेटा 10 मिनट लगता है यार, 10 मिनट से ज्यादा लगता ही नहीं है ना? चलो एवरीबडी, चलो वेरी गुड. आ जाओगे बच्चों. कल किया था मैडम सोने से पहले. अच्छा, वेरी गुड. यस्टरडे रिवीजन किया था. यस्टरडे तुमने पढ़ाई किया था जो तुमने रिवाइज किया था. है बड़े आए हैं
लिखा भी है, होमवर्क किया कि नहीं, चलो ये बता दो, होमवर्क किया कि नहीं। टिप टुप तो साइड में रखो, पहले पहले मुझे एक बात बताओ, होमवर्क किया कि नहीं। कल मैंने तुम्हें बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, ऑडिटर ये कैसे चेक करेगा। एक होमवर्क भी दिया था, होमवर्क भी कर लिया, इतने होशियार हो गए हो तुम। आपने बोला करना है तो करना है, वेरी गुड, इसे कहते हैं। ये हुई ना बात। इस क्लास की जयकांत शिकरे कौन है? मैं। तो मेरा वचन ही है शासन। नहीं, वो जयकांत शिकरे का डायलॉग नहीं है, बट ठीक है, मेरा वचन ही है शासन। तो क्या करोगे तुम? जैसा मैं बोलूंगी बिल्कुल वैसा वैसा स्टेप्स लेते जाओगे। जो मैंने बोला अगर तुम उसको मानोगे ना, देखो मैं तो तुम्हें डायरेक्शन दिखा सकती हूँ। देखो एक बात बताती हूँ तुम्हें, तुम सबको एक फ्रेज पता है क्या? मेहनत करते रहो, फल की वो मत करो। मतलब मेहनत अगर कर रहे हो ना तो फल की इच्छा मत रखो, मतलब मेहनत करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी डायरेक्शन ही गलत हो। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम हम हार्डवर्क तो करते हैं, फल तो मिलते ही नहीं है। अरे बेटा, हार्डवर्क करोगे तो फल तो मिलेगा ही, रिजल्ट तो तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन हार्डवर्क सही डायरेक्शन में करना है। मैं अगर जो तुम्हें बता रही हूँ दैट्स द राइट डायरेक्शन। टीचर्स जो तुम्हें बताते हैं, टीचर्स देखो, अब तुम्हारा, तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं तुम्हारा कान पकड़ के हाथ पकड़ के तुमको कह रही हूँ ये करना ही पड़ेगा तेरे को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। एक तो तुम फेस टू फेस नहीं हो, नहीं तो फिर भी कान पकड़ लेती, फेस टू फेस होते तो। पर अब फेस टू फेस नहीं हो तो अब ऐसा कान पकड़ नहीं सकती मैं तुम्हारा, हाथ पकड़ नहीं सकती मैं तुम्हारा। तो मैं तुमको क्या बोल सकती हूँ? मैं तुम्हें एक डायरेक्शन दे सकती हूँ कि बेटा ये करना है तेरे को, और अगर तुम वो कर लोगे ना तो तुम, जो बिलीव इट और नॉट, तुमको एग्जाम्शन आना ही आना है। एग्जाम्शन तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता बेटा। हु इज ICAI टू नॉट गिव यू एग्जाम्शन? डेफिनेटली यू विल गेट एग्जाम्शन प्रोवाइडेड यू फॉलो एवरीथिंग। देखो टीचर्स तो बेटा सामने से आके आपको बता सकते हैं कि बेटा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। बेटा ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो मेरे को कैसे पता चलेगा, है ना? तो थोड़ा सा बेटा पेन तो है, पेन इज टेम्पररी। ये जो पेन तुम्हें होता है ना जब होमवर्क करना पड़ता है, मैडम रिवाइज करना पड़ता है, पेन तो होता है, लेकिन ये पेन बेटा टेम्पररी है, और जो गेन है वो परमानेंट है। तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। पेन इज वेरी वेरी टेम्पररी, गेन इज परमानेंट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ज्यादा तो लगेगा ही नहीं। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल लो एंड काम बन जाएगा। ठीक है, चलो चलिए। नो पेन नो गेन, वेरी गुड। अगर पेन ही नहीं है तो गेन भी नहीं होगा। वेरी वेरी नाइस, चलो वेरी वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इधर उधर की ज्ञान की बातें, हाँ ज्ञान की बातें मैंने तुम्हें दे दी है, अब चलो बुक की बातें भी थोड़ी थोड़ी कर ले। ठीक है, चलिए। तो मैडम आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा आज की क्लास में आप मेरे साथ सबसे पहले पढ़ोगे ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव। मुझे एक बात बताओ, बिना ऑब्जेक्टिव के तुम कोई भी काम करते हो क्या? सारे बच्चे मुझे बताओगे, तुम बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी काम करते हो? जैसे अब तुम मेरी क्लास अगर लगा रहे हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ। तुम सीए के एग्जाम दे रहे हो, तो सीए अगर तुमने कोई एग्जाम देने की सोची है तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फ्यूचर में बहुत पैसे कमाएंगे, हाँ पैसों का पेड़ होगा, बारिश होगी, घर गाड़ी दौलत सब होगा। इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, सीईओ बन रहे हो। तो मतलब हर कोई चीज का ऑब्जेक्टिव तो है ना। कोई भी चीज, तुम अगर अपना हाथ भी उठाते हो तो हाथ उठाने का भी कोई ऑब्जेक्टिव है। कोई चीज लिखते हो तो लिखने का भी कोई ऑब्जेक्टिव है। हर चीज को करने का कोई ऑब्जेक्टिव है। तो मैडम ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो ऑडिटर क्या करने जा रहा है वो तो तुम्हें पता है, पर ये करने क्यों जा रहा है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? जब ऑडिटर जाकर इतनी सारी चीजें चेक कर रहा है, मैडम P&L बैलेंस शीट में लिखी हुई हर एक चीज को डिटेल में पढ़ रहा है, चेक कर रहा है, तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? तो आज आप मेरे साथ क्या पढ़ेंगे? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूं। क्या बेटा जी? सारे बच्चे इधर सुनना। देखो ऑडिट कैसे करना है, इसके लिए ICAI ने क्या इशू किए हुए हैं बेटा? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इशू किए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, जिसे हम छोटे में क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, एसेज। तो कहते हैं ऑडिट कैसे करनी है।
ऑडिट में ऑडिटर को कैसे काम करना है, कितना काम करना है, किस चीज को कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, क्या क्या पूछताछ करनी है, कौन कैसे प्लान बनाना है ऑडिट का, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है ऑडिट की, इस सब को लेकर आईसीएआई ने क्या इशू किए हुए हैं बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसको हम प्यार से छोटे में बोलते हैं एसेज। तो ये क्यों इशू किया हुआ है? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर एसेज नहीं होंगे तो जो यश है वो अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से ऑडिट करेगा, आयुष अपने हिसाब से ऑडिट करेगा, अमन अपने हिसाब से ऑडिट करेगा, शशि अपने हिसाब से ऑडिट करेगा, करेगा कि नहीं? क्योंकि आप लोग अलग अलग इंसान हो, आपका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है। तो अगर किसी ने एक कोई स्टैंडर्ड बताया नहीं है कि इस हिसाब से काम करना है, अगर नहीं बताया गया तो आप अपने मन से काम करोगे कि नहीं करोगे? अमन अपने मन से, यश अपने मन से, आयुष अपने मन से, शशि अपने मन से ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे। जैसा तुमको ठीक लगेगा तुम वैसा करोगे। लेकिन ये तो बात हुई नहीं ना, तो यूनिफॉर्मिटी रही क्या फिर ऑडिट में? एक तरह से तो कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई यूनिफॉर्मिटी थोड़ी है काम में। अमन अपने हिसाब से ऑडिट कर रहा है, यश अपने हिसाब से ऑडिट, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा काम कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बेटा आईसीएआई ने इशू किया हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एक स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं कि हर काम कैसे करना है। फिर चाहे अमन वो काम करे, चाहे यश वो काम करे, चाहे आयुष वो काम करे, चाहे शशि वो काम करे, चाहे मिस्टर XYZ कोई भी ऑडिट करेगा तो उसको ऑडिट कैसे करना है? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से ही आपको काम करना है। समझ में आई बात? ओके मैडम, मतलब एसेज क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड्स मतलब अब धीरे धीरे आप समझ जाओगे, एक एक बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में ना बहुत एसेज कवर होंगे। तो बेटा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, एसेज क्या होते हैं कि आपको किस हिसाब से काम करना है। जब आप ऑडिट पे जाओगे तो ऑडिटर को क्या कैसे प्लान बनाना है, किस चीज को कैसे चेक करना है, इसको लेके सब चीजों को लेके एसेज इशूड है। तो कोई भी ऑडिटर जब ऑडिट पे जाएगा तो उसे कैसे काम करना होगा? एसेज के हिसाब से काम करना होगा। ठीक है, ओके मैडम, ओके ठीक है। आपके सिलेबस में बहुत सारे एसेज हैं, समझा जी? हाँ जी। तो अब इधर आ जाओ। सबसे पहले ऐसे जो आपके सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ऐसे जो हम पढ़ेंगे वो है ऐसे 200। देखो ऐसे 200 क्या बताता है? ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखो इसके ऊपर भी ऐसे इशूड है। पहला ऐसे जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है ऐसे 200। अब बेटा ऐसे 200 क्या कहता है? ऑडिटर जब तुम काम करोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। तुम जब काम करोगे तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, क्या सोच के साथ काम करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव को। तो बेटा ऑडिटर का बेटा ऑडिट के पीछे ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इतनी चेकिंग करे कि वो हर चीज को, P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई हर चीज को वो इतने अच्छे से चेक करे कि वो क्या कर सके? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। मैडम रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या होता है? मतलब ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा, अश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या है? ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा कि वो क्या दिला सके? लोगों को भरोसा दिला सके। ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा, अश्योरेंस देना मतलब आश्वासन देना, लोगों को भरोसा दिलाना। तो कहता है ऑडिटर कहता है ऑडिट के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इतनी चेकिंग करूं कि मैं लोगों को भरोसा दिला सकूं। किस चीज का? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी बड़ी बड़ी मटीरियल मतलब बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, या तो फ्रॉड एरर की वजह से कोई भी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है। तो बेटा ऑडिटर इतनी चेकिंग करता है जिससे कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इतनी चेकिंग करे कि वो भरोसा दिला सके लोगों को, इतनी चेकिंग करे कि उसको खुद को भरोसा हो जाए, लोगों को वो भरोसा दिला सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटीरियल बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है फ्रॉड या एरर की वजह से, राइट? लोगों को वो भरोसा दिला सके। ठीक है, अब ये भरोसा दिला के क्या डांडिया खेलने का है क्या? उसको भरोसा दिलाएगा कैसे? ऑडिटर अपना ओपिनियन देने वाला है। ऑडिटर क्या करेगा? ये भरोसा ऑब्टेन करके मतलब चेकिंग वेकिंग करके उसको भरोसा हो जाएगा। फिर ऑडिटर क्या करेगा? ओपिनियन देगा। ठीक है,
ओपिनियन किधर देगा बेटा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देगा, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपिनियन किस में देगा? ओपिनियन किस में देगा? ओपिनियन रिपोर्ट में देगा। जो रिपोर्ट वो किस पे इशू कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रिपोर्ट इशू करेगा उसमें अपना ओपिनियन देगा। और ओपिनियन कैसे देगा? ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाएगा? ऑडिट रिपोर्ट वो एसेज के हिसाब से बनाएगा। कैसे बनाएगा? एसेज। हर काम ऑडिटर एसेज के हिसाब से ही करता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में बातें कम्युनिकेट लिखेगा कैसे? एसेज के हिसाब से लिखेगा। तो बेटा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब सारे बच्चे इधर आना, मेन बुक में मैं आपके साथ चलती हूं। सारे बच्चे मेन बुक खोल लो। ऐसे 200 बात करता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कि ऑडिटर जब काम पे जाएगा तो क्या करेगा। तो कहता है ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा कि ऑडिटर को भरोसा हो जाए। क्या चीज का भरोसा हो जाए? ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस खुद ऑब्टेन, मतलब मैं एज एन ऑडिटर इतनी चेकिंग करूंगी कि मुझे भरोसा हो जाए बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं किससे? बड़ी बड़ी गलतियों से, फ्रॉड नहीं है, एरर नहीं है। मैं इतनी चेकिंग करूंगी कि मुझे एक तरह से भरोसा हो जाए कि हाँ कोई गलती नहीं है। और मैं ओपिनियन दूंगी। ओपिनियन किस में दूंगी? रिपोर्ट। रिपोर्ट किस पे होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। रिपोर्ट मैं किस पे इशू कर रही हूँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अच्छा, ये रिपोर्ट में मैं सारी बातें कैसे कम्युनिकेट करूंगी? रिपोर्ट को कैसे बनाऊंगी? एसेज के हिसाब से बनाऊंगी। मैडम ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी होती है? इस पे भी एसेज इशूड है क्या? हाँ, इस पे भी अलग से ऐसे इशूड है जो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, ओके। सारे बच्चों को यहां तक समझा? अच्छा, अब है ना मेरे ना एक बात सुनना, बात मेरी सुनिए तो जरा। ऑडिटर इतनी चेकिंग करता है कि ऑडिटर क्या ऑब्टेन कर सके? ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है बेटा? ऑडिटर इतनी चेकिंग करता है बेटा, जब आप जाओगे ना ऑडिट पे आप बहुत चेकिंग करोगे ताकि आपको हाई लेवल का भरोसा हो जाए। सब कुछ ठीक है, हाई लेवल का भरोसा हो जाए। आप हाई लेवल का भरोसा हो जाए आपको। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब एक हाई लेवल का भरोसा। इतनी चेकिंग करो कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, फ्रॉड एरर की वजह से नहीं है। तो आप रीजनेबल अश्योरेंस, दैट इज हाई लेवल का भरोसा ऑब्टेन करते हो, फिर अपना ओपिनियन देते हो रिपोर्ट में। ठीक है, एवरीबडी, सारे बच्चे अब दूसरी बात सुनना। एवरीवन, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है क्या? सारे बच्चे बताओ। एब्सोल्यूट मतलब गारंटी, रीजनेबल मतलब क्या होता है? हाई लेवल का अश्योरेंस देना। क्या ऑडिटर 100% गारंटी दे सकता है क्या कि मैंने चेक कर लिया मतलब कोई गलती नहीं है? ऑडिटर कभी भी गारंटी दे सकता है क्या मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए हैं, पूरा आंख खोल के चश्मा लगा के बहुत बढ़िया तरीके से चेक किए, मैं गारंटी देता हूं कुछ गलती नहीं है? नहीं बेटा, कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस में फर्क होता है। सारे बच्चे सुनना बेटा जी। एवरीबॉडी सुन लो। एब्सोल्यूट अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस में एक फर्क है। जैसे मुझे बताओ, मैं तुम्हें कह रही हूं कि अगर तुम मेरी बातें फॉलो करोगे तो बहुत हाई चांस है कि तुम्हें एग्जम्पशन आएगा ऑडिट में, पर मैं गारंटी तो नहीं दे सकती, है ना? अब मुझे क्या पता तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। मैं तुम्हें कह रही हूं अगर तुम मेरी बातें फॉलो करोगे तो मैं तुमको एक रीजनेबल अश्योरेंस दे रही हूं, मतलब हाई लेवल का भरोसा। मैं तुम्हें हाई लेवल का भरोसा दिला रही हूं। मैं इतना तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी कि मैं एक हाई लेवल का भरोसा मुझे भी हो जाएगा कि तुम्हें एग्जम्पशन आएगा। लेकिन मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं दे सकती, मतलब मैं गारंटी तो नहीं दे सकती। जब तुम क्लास एनरोल करोगे तो मैं क्या तुम्हें ऐसे लिख के गारंटी देती हूं क्या कि तेरे को एग्जम्पशन ही आएगा? नहीं, गारंटी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता तुम मेरी बातें फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे। वैसे ही बेटा ऑडिटर भी ना रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब ऑडिटर अपनी तरफ से पूरी चेकिंग करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता, पर फिर भी ऑडिटर एक हाई लेवल का भरोसा दे सकता है कि देखो मैंने चेक कर लिया ना, मतलब कोई गलती नहीं होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मेरे हिसाब से तो देखो ऑडिटर हाई लेवल का अश्योरेंस दे रहा है, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है।
पर ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने चेक कर लिया ना मतलब कोई गलती नहीं है, ऐसा गारंटी नहीं दे सकता, 100% गारंटी नहीं दे सकता। ऐसा क्यों मैडम, क्यों नहीं दे सकता गारंटी? ऐसा क्या है कि गारंटी नहीं दे सकता? मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है क्या कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा हो और ऑडिटर को ना पता चले? ऐसा हो सकता है? ऑडिटर भगवान तो नहीं है तो इंसान ही। मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर भगवान तो नहीं है, ऑडिटर है तो इंसान ही। अब हो सकता है क्या कंपनी में कभी फ्रॉड चल रहा हो, हाँ, और ऑडिटर को चेकिंग के बाद भी ना पता चले फ्रॉड के बारे में? भगवान तो नहीं है ना बेटा, अपनी तरफ से मैं चेक कर रही हूं, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि मैनेजमेंट से मैं बोल रही हूं, मैनेजमेंट सेल के इनवॉइसेस देना, मैनेजमेंट मुझे झूठे झूठे इनवॉइसेस दे दे, हर 10वां इनवॉइस झूठा है। अब मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं कि पता लगा लूं ये इनवॉइस झूठा है। अरे नहीं, देखो ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी तरफ से क्या मांगूंगी सेल्स को चेक करने के लिए कि मुझे इनवॉइस दिखाओ, बैंक में पैसे आए हैं कि नहीं दिखाओ। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कोई झूठे इनवॉइस पकड़ा दे तो मैं झूठ पकड़ने में तो एक्सपर्ट नहीं हूं ना। ऐसा आजकल के जमाने में चलता है क्या कि मैनेजमेंट तुम्हें झूठे इनवॉइस दे दे, झूठे खर्चे के बिल बना के दे दे, झूठा बोल दे कि हमने रिपेयर करवाया था, रिपेयर करवाया हो सकता है 1 लाख का, और तुम्हें बोले कि हमने 10 लाख का रिपेयर करवाया? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अब मुझे क्या पता चलेगा ना, देखो एज एन ऑडिटर मैं भगवान तो नहीं हूं, मैं खर्चों के बिल जरूर चेक कर सकती हूँ। अब तुम बिल भी झूठे बना के ले आए तो अब मैं भगवान तो, अंतर्यामी तो हम नहीं है कि हमें पता चल जाए, है ना? तो कहता है ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता। अगर मान लो सामने, अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर सामने वाला क्लाइंट बोले ए ऑडिटर 150 एक्स्ट्रा ले ले, हाँ मुझे बताओ, शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं ए ऑडिटर 150 एक्स्ट्रा ले ले यार, गारंटी दे दे कि कोई गलती नहीं है। ऑडिटर ऑडिटर क्या बोलेगा? ऑडिटर दे देगा क्या गारंटी? बेटा शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं ए ऑडिटर सुनना, 150 रुपया एक्स्ट्रा ले ले यार, पर गारंटी दे दे कि कोई, इतनी चेकिंग कर कि गारंटी दे दे कि कुछ गलत नहीं हो रहा, गारंटी दे दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। ऑडिटर क्या बोलेगा? ए तू 200-250 मेरे से ले ले, ते तू 150 मत दे, तू मेरे से ले ले 200-250, मैं तेरे को गारंटी नहीं दे सकता, मेरे को क्या पता यार, कुछ गलत अगर चल रहा हो। अब हो सकता है मुझे ना समझ में आया हो कोई चीज, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ऑडिटर बोलेगा ए हेलो एक्स्ट्रा 150 तो तुम ले ले मेरे से 200-250 रुपया, मैं गारंटी नहीं दे सकता, सॉरी। मेरे नाक के नीचे अगर मैनेजमेंट फ्रॉड कर गई और मुझे नहीं पता चला, कल चल कर तो तुम मेरा गला पकड़ोगे ना, शेयर होल्डर किसका गला पकड़ेंगे? तुम अगर गारंटी दे देते हो तो फंसोगा कौन? फंसेगा तो ऑडिटर ही, कि तूने गारंटी दी थी, तूने गारंटी दी थी। तो ऑडिटर गारंटी नहीं देता बेटा, ऑडिटर कहता है देखो माफ करो, मैं रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता हूं, मैं पूरी चेकिंग करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं चेकिंग नहीं करूंगा, मैं पूरी चेकिंग करूंगा, अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, इतना काम करूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हाई लेवल का ही एश्योरेंस दूंगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एमएम मतलब बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, इसका मैं तुम्हें रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता हूं। मैं इतनी चेकिंग करूंगा कि मुझे भरोसा हो जाए कि कोई गलती नहीं है, ठीक है? ओके। इसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा तो मुझे बताओ, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा ऑडिटर का? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल अश्योरेंस को ऑब्टेन करना, इतनी चेकिंग करना। रीजनेबल अश्योरेंस कोई छोटा अश्योरेंस नहीं होता, छोटा लेवल का भरोसा नहीं है बेटा। ऑडिटर इतनी चेकिंग करता है कि वो हाई लेवल का भरोसा, रीजनेबल अश्योरेंस भी एक हाई लेवल का भरोसा दिलाना होता है। तो ऑडिटर इतनी अपनी तरफ से चेकिंग करेगा कि उसे हाई लेवल का खुद को भी भरोसा हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, फ्री हैं। किससे? बड़ी बड़ी गलतियों से, मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। अच्छा, अब भरोसा दिलाने के बाद ऑडिटर क्या खेलेगा? डांडिया। भरोसा ऑब्टेन कर लिया, मैंने इतनी चेकिंग की कि मुझे भरोसा हो गया कि गलतियां नहीं है। अब भरोसा ऑब्टेन करने के बाद क्या हालो रे हालो डांडिया खेलेगा, गरबा करेगा? नहीं। भरोसा होने के बाद ऑडिटर क्या देगा बेटा? अपना ओपिनियन देगा। क्या ओपिनियन देगा? कि सब कुछ ठीक है। भरोसा अगर उसे हो जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, तो उस बेसिस पे वो क्या देगा? अपना ओपिनियन देगा। क्या प्रोवाइड करेगा? ओपिनियन प्रोवाइड करेगा। क्या ओपिनियन देगा बेटा? ऑडिटर बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर FRF। ये क्या होता है? सुनना एवरीबडी,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा? ऑडिटर बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से। एफआरएफ क्या होता है? एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल किसके हिसाब से बने हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाते हो? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हो, एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते हो, तो उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल कैसे बने हैं, जैसे बनने चाहिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बनने चाहिए वैसे ही बने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। सारे बच्चे आप लोगों ने लॉ पढ़ा है ना, लॉ। मुझे बताओ हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है? शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाती है क्या? सारे बच्चे बताना। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जिसके हिसाब से आप क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। तो एवरी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है? शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 में बताया गया ना किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, किन अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है। तो शेड्यूल 3 क्या है? एफआरएफ, जिसके हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज बताई गई है, जिनके हिसाब से कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। तो ये एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। तो कहता है देखो, ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से हैं, जैसे बनने चाहिए, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए वो उसी के हिसाब से बने हैं। तो पहले भरोसा ऑब्टेन करेगा, फिर अपना ओपिनियन देगा कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनने चाहिए, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनने चाहिए वैसे ही बने हैं। अच्छा, ये ओपिनियन मेहंदी लगा के हाथ में दे देगा क्या? मेहंदी है रचने वाली। ओपिनियन किस में देगा? मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी में ऐसे मेहंदी लगा के हाथ में लिख के दे देगा क्या? नहीं, रिपोर्ट इशू करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक रिपोर्ट इशू करेगा, ऑडिट रिपोर्ट। ये किस पे होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इशू करेगा क्या? रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट में सारी बातें कैसे लिखेगा? अमन अपने मन से लिख देगा, विशाल अपने मन से लिख देगा, सार्थक अपने मन से रिपोर्ट बनाएगा क्या? नहीं, सारी बातें आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? एज पर एसेज। एज पर एसेज, जैसे एसेज बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड बोलता है वैसी रिपोर्ट बनाओगे। सारे बच्चे मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव समझा? तो पहले क्या करना, देखो मेरे साथ एक्शन करो, सारे बच्चे मेरे साथ एक्शन करो। इतनी चेकिंग करोगे कि ऑडिटर को क्या हो जाए? भरोसा हो जाए। भरोसा मतलब रीजनेबल अश्योरेंस, वो उसको खुद को भरोसा हो जाए। अब भरोसा हो गया, भरोसा हो गया, फिर क्या देगा? ओपिनियन। ओपिनियन देगा। क्या ओपिनियन देगा? कि सब कुछ बढ़िया है। अरे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ नहीं है, एकदम एफआरएफ जैसे बनने चाहिए वैसे ही बने हैं। अच्छा, ये भरोसा किस में देगा? लिखित रिपोर्ट में देगा, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये रिपोर्ट आप कैसे बनाओगे? एसेज के हिसाब से बनाओगे। कम्युनिकेट कैसे करोगे? एज पर एसेज। सबको समझा? हाँ जी कि ना जी? बच्चों 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 बच्चों, वेरी वेरी गुड। अब आओ इसको खुद रीड करो। चलो एवरीबडी आजा बच्चे, चल इसको रीड कर। मुझे एक बात बता दे, सारे बच्चे, तुमको भी समझेगा, देखो बहुत इजी है। कहता ऑडिटर क्या करेगा, काम क्या करना है? वहां जाके डांडिया तो खेलना नहीं है, चेकिंग करनी है। चेकिंग से उसको खुद को भरोसा होगा क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं। किससे? मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। वो इतना चेकिंग करेगा कि उसे भरोसा हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हैं बड़ी बड़ी गलतियों से। अब गलतियां हो सकता है फ्रॉड एरर से हो रही हो, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हैं फ्रॉड या एरर से। फिर वो क्या करेगा? ओपिनियन देगा। भरोसा हो गया तो ओपिनियन देगा क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं हर तरीके से, इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट, मतलब हर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने हैं? एज पर दी एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ के हिसाब से। एफआरएफ क्या होता है? जैसे शेड्यूल 3 एफआरएफ है, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं? शेड्यूल 3 में लिखे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने हैं। एफआरएफ मतलब जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनने चाहिए।
तो ऑडिटर ओपिनियन देगा क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल कैसे बने हैं, एफआरएफ के हिसाब से। अच्छा, अब ओपिनियन किस में देगा, मेहंदी लगा के रखना, नको नको, रिपोर्ट में देगा। रिपोर्ट किस पे इशू करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। और कम्युनिकेट, ये रिपोर्ट बनाएगा कैसे, एज पर एसेज। ठीक है, हाँ जी, समझा? ओके मैम, समझ गया मैम, बहुत इजी है मैम। क्या है इसमें मैडम, क्या है मैडम, ये क्या ऐसे 200 इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। वेरी वेरी गुड, फील करो बेटा, फील कर। जैसे ना किसी भी चीज को ना रटना नहीं होता। ऑडिट इज अ सब्जेक्ट विच यू फील। मुझे भरोसा हो गया तो भरोसा हो के क्या, ओपिनियन देना कि सब कुछ ठीक है, तो एफएस इज एज पर एफआरएफ। फिर ये ओपिनियन किस में देना, रिपोर्ट में देना। रिपोर्ट कैसे बनाना, एसेस के हिसाब से बनाना। वेरी गुड। अच्छा, अब बेटा इसी ही डेफिनेशन का नीचे एनालिसिस दिया हुआ है। इस डेफिनेशन का ना नीचे एनालिसिस दिया हुआ है। एनालिसिस तुम ऑलरेडी समझ चुके हो। पहला पॉइंट का एनालिसिस क्या बोलता है, वेरी सिंपल। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल अश्योरेंस को ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है, भरोसा क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, फ्रॉड की या एरर की वजह से गलतियां नहीं है, इसका भरोसा ऑडिटर ऑब्टेन करता है। अब कहता है देखो, रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस में फर्क होता है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब कंप्लीट अश्योरेंस, गारंटी देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, इस चीज की गारंटी देने को बोलते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस। पर क्या ऑडिटर गारंटी दे सकता है, नहीं। ऑडिटर क्या देता है, रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट गारंटी। रीजनेबल अश्योरेंस गारंटी नहीं होता, ये एक हाई लेवल का अश्योरेंस है, बट कंप्लीट अश्योरेंस नहीं है, कंप्लीट गारंटी नहीं है। देखो, रीजनेबल अश्योरेंस देना मतलब ऑडिटर इतनी चेकिंग करता है कि उसे रीजनेबल अश्योरेंस हो जाए। मतलब ऑडिटर गारंटी तो नहीं देगा पर हाई लेवल का अश्योरेंस देता है। क्या, हाई लेवल का भरोसा दिलाता है कि भाई मैंने चेक कर लिया ना, मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पर गारंटी नहीं देता, कंप्लीट अश्योरेंस नहीं देता। क्या देता है, हाई लेवल का अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस देता है। ठीक है, ओके। कहता देखो, ऑडिट जब आप करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कौन करता है, कैरिड आउट बाय ऑडिटर। ऑडिटर अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब अपने प्रोफेशनल नॉलेज को यूज करता है, ऑडिटर अपने स्किल्स को यूज करता है और एसेज के हिसाब से काम करता है। सारा काम ऑडिटर कैसे करता है, एसेज के हिसाब से। ऑडिट प्रोसीजर, हर एक काम जो ऑडिटर ऑडिट में करता है। ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है बेटा, हर एक काम जो ऑडिटर ऑडिट में करेगा, ईच एंड एवरी काम। जैसे मैं लोगों से इंक्वायरी करूंगी, इनवॉइसेस चेक करूंगी, पूछताछ करूंगी, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर जो करेगा वो कैसे करेगा, एज पर एसेज। और क्या ऑब्टेन करेगा, सबूत, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। ठीक है, और उसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूजन फॉर्म करके ओपिनियन देता है। सिंपल, ओके। तो हाई लेवल का अश्योरेंस होता है रीजनेबल अश्योरेंस, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल का अश्योरेंस है, पर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है। ऑडिटर अपना काम एसेज के हिसाब से, प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से करता है। हर एक ऑडिट प्रोसीजर्स वो कैसे करता है, एसेज के हिसाब से करता है, और सबूत ऑब्टेन करता है और ओपिनियन देता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूंगी बेटा, ऑडिट पे जाऊंगी, मैं ऑडिट पे जाके काम करूंगी, उसे कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स करना। जैसे मैं इनवॉइसेस चेक करूंगी, मैं कंपनी के लोगों से इंक्वायरी वगैरह करूंगी, बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखूंगी। तो ये सब क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स। इनको करके मुझे क्या मिलेंगे, सबूत मिलेंगे। अब जब मैं काम करूंगी तो मुझे सबूत मिलेगा, ऑडिट एविडेंस। इन सबूतों के बेसिस पे मैं क्या दूंगी, अपना ओपिनियन दूंगी। तो ऑडिटर इतना ऑडिट प्रोसीजर्स करता है कि उसे क्या मिले, रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए। एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर सकता, ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता, है ना। सबको समझा क्या? ओके, अच्छा। अब वही बात वापस से लिखी हुई है यार, देखो। कहता है मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, गलतियां हो सकती है, फ्रॉड की वजह से, एरर की वजह से, दोनों की वजह से गलतियां हो सकती है, पर ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है। वही बात फिर से लिखी हुई है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है। वापस से वही बात लिखी हुई है, ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। इसके बेसिस पर ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन देता है। और क्या बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर FRF। ओपिनियन देता है कि सब कुछ ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने हुए हैं? एज पर FRF बने हुए हैं। ये ओपिनियन आप किस में देते हो? रिपोर्ट में देते हो। रिपोर्ट आप कैसे बनाते हो? एज पर स्टैंडर्ड्स बनाते हो। यही बात को वापस से लिखा हुआ है, मतलब एनालिसिस है तो यही बात लिखी हुई होगी। सारे बच्चों को समझा गया? ये आपको ना समझाया है, एनालिसिस मतलब आपको बता रहा है कि ये क्या है। सबको समझा? एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा? रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट एज पर एसेज बनाओगे, कम्युनिकेट एज पर एसेज। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। यस मैडम, समझ गया मैडम, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस। चलिए अब देखो आपके समरी जो हैंड रिटन नोट्स हैं उससे एक बार पढ़ लो, इसको पढ़ लो, फिर हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आजा बेटा, चल इसको एक बार पढ़ ले खुद से। चलो जी, चलो जी, अब तुम पढ़ो, हम पानी पीते हैं। हो जाए तो बोलना डन, डन डनाडन डन। जब हो जाए तो बोलना, ठीक है? ऐसे झूठा झूठा मत बोलना। याद हो गया? वेरी गुड। वेरी वेरी नाइस। चलो ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ो। अब आप मेरे साथ पढ़ोगे स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे बताना बात को, ठीक है? ओके मैम, इधर आओ। स्कोप ऑफ ऑडिट। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे CA इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम 7 सब्जेक्ट पढ़ोगे क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चल तुम 7 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे क्या? तुम बोलोगे मैडम क्या मजाक क्या करे, हम क्यों पढ़े 7वां सब्जेक्ट? जब हमारे सिलेबस में 6 ही सब्जेक्ट है तो हम 6 ही पढ़ेंगे ना। काई को 7 पढ़ेंगे? दुश्मन पढ़ेगा हमारा 7 सब्जेक्ट, हम क्यों पढ़े? हम तो 6 ही पढ़ेंगे। तो तुम 6 क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे स्कोप में 6 सब्जेक्ट ही है। तुमको ICAI ने 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ही बोला है, तो तुम 7 सब्जेक्ट क्यों पढ़ोगे? जो काम तुम्हारे स्कोप में होगा वही तो करोगे। स्कोप से बाहर जाके काम करने लगोगे क्या? 7वां सब्जेक्ट भी पढ़ने लगोगे? कैसे? 6 तो हम पढ़ नहीं पा रहे, 7वां और पढ़े, है ना? तो बेटा स्कोप मतलब क्या होता है? किस दायरे में रह के काम करना है, किस रेंज में रह के काम करना है। स्कोप मतलब रेंज, रीच ऑफ समथिंग, ठीक है? ओके, स्कोप में रह के काम करना मतलब किस रेंज में, किस दायरे में रह के तुम्हें काम करना है, उसे कहते हैं स्कोप। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, पर्पस क्या होता है ऑडिट का? आप क्यों करते हो ऑडिट? आप ऑडिट इसलिए करते हो ताकि जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सब कुछ ठीक लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आप जाकर अपनी तरफ से चेकिंग क्यों करते हो? ताकि शेयर होल्डर्स, बैंक्स जैसे जो भी यूजर्स होते हैं, यूजर्स कौन होते हैं? जो पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, शेयर होल्डर्स, इंप्लॉइज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये लोग यूजर्स हैं। अब रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके शेयर होल्डर भी पढ़ते हैं, उनके इंप्लॉइज भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट भी पढ़ती है, बैंक भी पढ़ती है। तो उन लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज ठीक लिखी हुई है? जब ऑडिट होगी तो ऑडिट क्या करता है? यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि देखो ऑडिट हुई भी है, इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट आदमी ने इन सारी चीजों को चेक किया हुआ है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ऑडिट हुई भी है मतलब ठीक ही होगा। तो ऑडिट का पर्पस होता है लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। लोग मतलब जो रीड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी हो गए, ठीक है? ओके, ऑडिटर क्या करता है? अपना ओपिनियन देता है। क्या ऑडिटर ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर तरीके से इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर FRF बने हैं कि नहीं। ऑडिटर उस पर ओपिनियन देता है कि सारी चीजें जैसे होनी चाहिए वैसी है कि नहीं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे बनने चाहिए वैसे बने कि नहीं, जो जो चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए वो हुई है कि नहीं, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। अब देखो यहाँ पे बेटा एफआरएफ का मतलब भी बताया गया है, मैंने आपको एफआरएफ का मतलब ऑलरेडी बता दिया है, पर फिर भी यहाँ पे लिखा है तो एक बार हम पढ़ते हैं। एफआरएफ मतलब क्या होता है? देखो वर्ड में ही मतलब लिखा हुआ है, अगर आप देखो ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब जिस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब जिस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। जैसे इंडिया में जो कंपनीज है वो शेड्यूल 3 फॉलो करती है। इंडिया में आप कोई भी कंपनी इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएगी? एज पर शेड्यूल 3 बनाएगी। तो वो क्या है? एफआरएफ। एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखो नाम ही सजेस्ट करता है ना बेटा, फ्रेमवर्क मतलब जिस तरीके से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे, मतलब जिस तरीके से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे। जैसे कंपनी कैसे बनाती है? शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाती है, तो वो क्या हो गया? एफआरएफ हो गया। तो कहते हैं देखो एफआरएफ मतलब जो फ्रेमवर्क आप अडॉप्ट करते हो इन प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क तुम अडॉप्ट करते हो, जैसे हर कंपनी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ते हो कि नहीं? तो वो क्या है? उस हिसाब से आप क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। आप अकाउंट्स में इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़कर आए, इतने सारे अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़कर आए, वो क्या है? वो एक तरीका है। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, तो वो क्या हो गए? एफआरएफ। जिस फ्रेमवर्क को यूज करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। अब जैसे कोई दूसरी एंटिटीज हो गई, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, एलएलपीज हो गए, जो भी आपके एंटिटी का नेचर है उस हिसाब से एज पर लॉ रेगुलेशन आप क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कहते हैं एफआरएफ क्या है? इस पे कोई डेफिनेशन पे कोई सवाल नहीं आएगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए एफआरएफ मतलब क्या। एफआरएफ मतलब वो फ्रेमवर्क जिसके हिसाब से तुम रिपोर्टिंग करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। मतलब बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज जिसके हिसाब से आप क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कंपनी कैसे बनाती है? शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाती है, तो क्या हो गया? एफआरएफ, आपका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना। चलो, तो बेटा ऑडिटर क्या देता है? ऑडिटर बेटा ओपिनियन देता है, क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर एफआरएफ, मतलब जैसे बनने चाहिए वैसे ही बने। सारे अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया है। ऑडिटर ओपिनियन देता है, पहले भरोसा ऑब्टेन करेगा फिर ओपिनियन देगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बता रहा है। अब अपने आज की क्लास में एक स्कोप पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ ऑडिट। पढ़े? फ्रेश है ना तुम्हारा दिमाग? है इधर उधर तो नहीं चल रहा, रील्स वील्स तो नहीं बना रहे तुम? बेसिक बातें बेटा। एफआरएफ मतलब फ्रेमवर्क अडॉप्टेड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लॉ रेगुलेशन। जो तुम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो उसे एफआरएफ कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना चिंटू सवाल नहीं पूछेंगे एफआरएफ क्या होता है। ये बेसिक है तुमको बताने के लिए, क्योंकि वर्ड यूज हो रहा है एफआरएफ। देखो मैं तो तुमको बता दी, तो बहुत सारे बच्चे सेल्फ पढ़ते हैं ना, तो उनको कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? इसलिए यहाँ पे डब्बा बना के उन्होंने बताया गया है कि देखो ये होता है। चलो स्कोप पढ़ेंगे, इधर आ जाओ। समरी से पहले पढ़ाऊंगी तुमको मैं। समरी क्या मतलब? हैंड रिटन नोट से। आओ स्कोप पढ़े बेटा। ऑडिटर के स्कोप में क्या आता है? ऑडिटर को भी तो दायरे में रह के काम करना चाहिए या दायरे के बाहर? अब मुझे बताओ, ये फुटबॉल ग्राउंड है, मुझे एक बात बताओ, ये फुटबॉल ग्राउंड है, यहां से अगर तुम, ये मान लो फुटबॉल ग्राउंड है, यहां से अगर गोल मारोगे तो गोल काउंट होगा क्या? फुटबॉल ग्राउंड के बाहर खड़े होके तुम गोल मार रहे हो, गोल काउंट होगा क्या? बताओ। नहीं ना मैडम, कैसी कैसी बातें करती हो, ये फालतू बातें हैं मैडम, ये सब है। गोल क्या, वो तो फुटबॉल ग्राउंड में रह के गोल मारोगे तब माना जाएगा ना। ग्राउंड के बाहर से कोई गोल मारेगा तो गोल थोड़ी काउंट होगा। नक्को ना मैडम, स्कोप के बाहर का काम नहीं करना चाहिए ना, ये स्कोप का काम नहीं है, काउंट नहीं होता। तो ऑडिटर को भी अपने स्कोप में रह के काम करना है, दायरे में रह के काम करना है, रेंज में रह के काम करना है। ठीक है, ओके।
चलिए चलो आ जाओ। मैडम ऑडिट का स्कोप क्या होता है? सबसे पहली चीज बेटा, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना, हर उस एस्पेक्ट को कवर करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट हो। मतलब मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट होता है, लाइबिलिटीज लिखी हुई होती है, खर्चे लिखे हुए होते हैं, इनकम लिखा हुआ होता है, सेल्स लिखा हुआ होता है, परचेजेस लिखा हुआ होता है। तो क्या ऑडिटर इन सारी चीजों को चेक करेगा? क्या ऑडिटर इनसे रिलेटेड हर चीज को चेक करेगा? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट, लाइबिलिटी, खर्चे, पानी सब लिखा होता है। तो क्या ऑडिटर के स्कोप में सबसे पहले क्या कह रहा है? ऑडिटर हर उस एस्पेक्ट को कवर करेगा, इनसे रिलेटेड वो हर एक चीज चेक करेगा। कहता है ऑडिटर हर एक एस्पेक्ट को कवर करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सारी चीजें रेलेवेंट होती है, तो इन चीजों को लेके हर एक चीज वो चेक करेगा। कहता ऑडिटर क्या करेगा? सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, बोलो बेटा। कहता ऑडिटर हर उस एस्पेक्ट को कवर करेगा, हर उस चीज को चेक करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट हो। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खर्चे, पानी, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी सब लिखा है, तो इनसे रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हर वो चीज जो रेलेवेंट होगी वो चेक करेगा। तो पहली चीज मुझे बोलो, चलो बोलो, पहला पॉइंट क्या बोलता है? ऑडिटर क्या करेगा? हर उस एस्पेक्ट को कवर करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट होगी। हर वो चीज को चेक करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट होगी। बोलो, हाँ तुम बोलो चलो। ऑडिटर क्या करेगा? कवर ऑल एस्पेक्ट्स रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड, यस मैडम। इधर आ जाओ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा क्या कि जो भी बातें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, जो भी बातें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है ना, जो भी बातें आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन जो आपके कंपनी के बुक्स में लिखी हुई है, जो भी सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा मतलब अब जैसे सेल है, सेल के पीछे इनवॉइस सोर्स डेटा हो गया। इनवॉइस के बेसिस पे ही तो तुम एंट्री मारते हो ना। परचेज के इनवॉइस क्या हो गए? सोर्स डेटा। तो ऑडिटर क्या कह रहा है? ऑडिटर बेटा एग्जामिन करेगा जो भी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, जो भी सोर्स डेटा है जिसके बेसिस पे तुमने अकाउंट्स बनाए हैं, वो रिलायबल हो, सफिशिएंट हो। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके सोर्स डेटा रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए। ऑडिटर बेटा ये तो बेसिक है ना, ये तो चेक करना ही पड़ेगा। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे क्या बने हुए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं। ये बुक्स है, बुक्स के बेसिस पे क्या बनाए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बुक्स में लिखी हुई बात या बुक्स में तुमने जिस बेसिस पे एंट्री मारी है, सोर्स डेटा, वो रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए। तो कहता है ऑडिटर एग्जामिन करेगा जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है, सोर्स डेटा में है, वो रिलायबल एंड सफिशिएंट हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पता कैसे चलेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई बातें, बुक्स में लिखी हुई बातें, या ये जो सोर्स डेटा है, इनवॉइस वगैरह है, ये रिलायबल है कि नहीं? पता कैसे चलेगा ऑडिटर को? जो एंट्री तुमने बुक्स वगैरह में मारी है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो एंट्रीज दिख रही है, जो सोर्स डेटा है, वो रिलायबल है कि नहीं? तो कहते हैं टू इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तुम्हें अगर पता लगाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, क्या चेक करोगे? कहता है अकाउंटिंग सिस्टम चेक करना। अगर अकाउंटिंग सिस्टम तगड़ा है, स्टडी एंड इवैल्यूएट अकाउंटिंग सिस्टम। मुझे बताओ बेटा, अगर किसी कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम तगड़ा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक ही होंगे। एक तरह से अनुमान होता है ना। एक बात बताओ, अगर एक कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है, अगर एक कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम तगड़ा है, कंपनी सॉलिड एकदम एक्यूरेट तरीके से अकाउंटिंग करती है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं क्या? सारे बच्चे बताओगे, एवरीबडी। तो ऑडिटर क्या करेगा? स्टडी एंड इवैल्यूएट अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगी। तो मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर क्या करेगा? कहता है ऑडिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई बातें,
सोर्स डेटा में लिखी हुई बातें रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, वो एग्जामिन करेगा। ऑडिटर के स्कोप में क्या है, अरे भैया जो भी लिखा हुआ है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, जो भी लिखा हुआ है किसमें, डेटा में जो दिख रहा है वो रिलायबल होना चाहिए। कैसे पता चलेगा ऑडिटर को कि रिलायबल है कि नहीं, कैसे इवैल्यूएट करेगा रिलायबल है कि नहीं, ऑडिटर अकाउंटिंग सिस्टम इवैल्यूएट करेगा। अगर अकाउंटिंग तगड़ी हो रही है मतलब लिखी हुई बातें भी ठीक ही होगी। और कहता है उसके अलावा ऑडिटर क्या करेगा, कुछ टेस्ट्स, इंक्वायरी, प्रोसीजर्स वगैरह करेगा। मतलब टेस्ट मतलब सेल को सेल इनवॉइसेस के साथ चेक करेगा, मैनेजमेंट से पूछताछ करेगा कि बैंक में इतना बैलेंस है कि नहीं, कैश इतना है कि नहीं, इंक्वायरी करेगा। कहता है कुछ टेस्ट्स करेगा, कुछ इंक्वायरी करेगा, कुछ प्रोसीजर्स करेगा, तो पता चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं। सारे बच्चे मेरे को बताओ, एवरीबडी समझा? एवरीबडी क्या कहता है? पहले मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, इधर आओ, मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, तुम एक बिजनेस के ओनर हो, तुम एक बिजनेस के क्या हो बेटा, ओनर हो, तो तुम अपने बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल लगाओगे क्या? तुम्हारे एक बड़ा सा धंधा है तो तुम अपने बिजनेस में अंदर इंटरनल कंट्रोल्स लगाओगे क्या? जैसे मैडम, जैसे बेटा, जहां पे भी कैश रहेगा, कैश को आप लॉक करके रखोगे या कैश को खुला छोड़ोगे? सारे बच्चे मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे बताओ, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तुम अपने कंपनी में कंट्रोल्स लगाओगे, जैसे जहां पर भी कैश रहता है उस तिजोरी को लॉक करके रखना ताकि इंप्लॉय चोरी ना कर ले। अच्छा, और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? जहां पे भी आपकी इन्वेंट्री रखते हो आप, क्योंकि इन्वेंट्री तो कोई चोरी भी कर सकता है, तो आप इन्वेंट्री के ऊपर जहां पे भी इन्वेंट्री रहती है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना, इन्वेंट्री के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना ताकि इन्वेंट्री चोरी वोरी ना हो। अच्छा, और इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई परचेजेस करोगे तो सारे परचेजेस क्या होने चाहिए? एक हाई लेवल के आदमी से ऑथराइज्ड होने चाहिए। जैसे अगर कोई परचेज कर रहा है तो फिर वो परचेज मैनेजर से ऑथराइज्ड होने चाहिए, ताकि कोई भी आदमी झूठे मूठे परचेजेस ना कर दे, बोल दे हमने परचेज कर लिए पर परचेज किए ही ना हो। अच्छा, हर बिल के ऊपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, हर परचेज। अगर आप खर्चा कर रहे हो तो पहले खर्चों को सैंक्शन करवाना पड़ेगा, तभी खर्चा कर सकते हो। नहीं तो कोई भी इंप्लॉय जाके बोलेगा अरे मैंने इतने की स्टेशनरी खरीद ली, अरे मैंने इतने का ये कर लिया। तो आप अपने कंपनी में इंटरनली बहुत कंट्रोल्स लगाते हो ताकि कंपनी में चोरी चकारी ना हो, कंपनी के ऑपरेशन स्मूथ चले, कंपनी में कोई गड़बड़ ना हो। तो अंदर कंट्रोल लगाते हो क्या? जैसे कैश को तिजोरी में रखना, सारे परचेज प्रॉपरली ऑथराइज होने चाहिए, खर्चे प्रॉपरली सैंक्शनड होने चाहिए ताकि फालतू खर्चे ना हो, इन्वेंट्री के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड हो। तो ये क्या हो गया? इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी में सॉलिड कंट्रोल लगे हुए हैं, अब तुम जवाब दोगे एवरीबडी, अगर एक कंपनी में सॉलिड इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल लगे हुए हैं, अगर बहुत ही बढ़िया कंट्रोल लगे हुए हैं तो मुझे बताओ मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कम होंगे ना, अगर कंपनी में ज्यादा कंट्रोल्स लगे हुए हैं। तो कहता है देखो, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ये देखेगा कि सारी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, बुक्स में लिखी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी बातें लिखी हुई है, जो भी सोर्स डेटा है, वो रिलायबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ऑडिटर कैसे इवैल्यूएट करेगा कि बातें रिलायबल है कि नहीं? कहता ऑडिटर अकाउंटिंग सिस्टम देख लेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लेगा, उनको स्टडी कर लेगा। अगर अकाउंटिंग सिस्टम तगड़ा है, इंटरनल कंट्रोल तगड़ा है, मतलब बातें रिलायबल ही होगी। और ऑडिटर कुछ अपनी तरफ से टेस्ट, इंक्वायरी, प्रोसीजर भी करेगा, कुछ टेस्टिंग करेगा। जैसे सेल्स है तो इनवॉइसेस के साथ चेक करना, बैंक है तो बैंक स्टेटमेंट के साथ चेक करना, कैश है तो कैश को चेक कर लेना। तो कहते हैं कुछ टेस्ट, कुछ इंक्वायरी, कुछ प्रोसीजर्स करेगा, तो उससे पता चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं। सबको समझा गया बेटा? तो दूसरा स्कोप समझा। कहता ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ये एग्जामिन करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स डेटा में लिखी हुई है, वो रिलायबल है कि नहीं। ऑडिटर का काम है भाई, जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई जो भी बातें हैं वो सच्ची है कि नहीं, मुझे पता लगाना है। ऑडिटर इस मिशन पे निकला है कि जो भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट, टर्नओवर, सेल, खर्चे, जो भी लिखा हुआ है वो रिलायबल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? वहां का अकाउंटिंग सिस्टम देख लो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लो, कुछ टेस्ट परफॉर्म कर लो, कुछ इंक्वायरी कर लो, पता चल जाएगा, है कि नहीं?
अच्छा, और स्कोप में एक और चीज आती है, ऑडिटर बेटा इवैल्यूएट करेगा क्या, कि प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हुए हैं कि नहीं। अब देखो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, जैसे रिलेटेड पार्टी को लेकर और भी सेगमेंट रिपोर्टिंग को लेकर बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है क्या। तो ऑडिटर के ये स्कोप में आता है चेक करना कि सारी चीजें डिस्क्लोज्ड है कि नहीं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं वैसे प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं। तो मुझे बताओ, स्कोप सबको समझा, सारे बच्चे स्कोप बताओगे। स्कोप 3 है, स्कोप में 3 चीजें हैं। अब आप मेरे साथ बताओ, स्कोप में क्या आता है एवरीबडी, ऑडिटर के स्कोप में क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स करोगे। ऑडिटर क्या करेगा, कवर ऑल एस्पेक्ट्स। अब बताओ क्या, हर उस चीज को ऑडिटर कवर करेगा जो क्या हो, तुम बताओ। ऑडिटर हर उस एस्पेक्ट को, मतलब कोने कोने को कवर करेगा ऑडिट पे, जो क्या हो, बताना। कवर ऑल एस्पेक्ट्स जो क्या हो, रेलेवेंट हो फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर वो चीज जो रेलेवेंट हो उसको कवर करेगा, इररेलेवेंट चीजों को चेक करके क्या। अच्छा, ऑडिटर क्या करेगा बेटा, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर एग्जामिन करेगा क्या, कि जो भी इंफॉर्मेशन किसमें लिखी हुई है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी बातें लिखी हुई है, सोर्स डेटा में जो भी बातें हैं, जैसे इनवॉइस वगैरह जो भी हैं, वो सारे क्या हो, रेलेवेंट हो, रिलायबल हो, रिलायबल हो एंड सफिशिएंट हो, है ना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सोर्स डेटा में सारी बातें जो लिखी हुई है वो रिलायबल होनी चाहिए, सच्ची बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा बातें सच्ची है कि नहीं, कैसे इवैल्यूएट करेगा। अगर ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलेवेंट है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, बताओ। वो क्या स्टडी करेगा, बताओ क्या स्टडी करेगा, तुम बताओ, बताओ किसको स्टडी करेगा, तुम बोलोगे। वेरी गुड मैडम, इंटरनल कंट्रोल को एंड अकाउंटिंग सिस्टम को, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल तगड़ा है, अकाउंटिंग सिस्टम तगड़ा है, तो लिखी हुई बातें भी ज्यादा रिलायबल होगी। एंड क्या करेगा, कुछ हाथ पैर भी तो हिलाएगा, कुछ टेस्ट्स वगैरह भी करेगा, कुछ इंक्वायरी वगैरह भी करेगा, कुछ प्रोसीजर करेगा, तो पता चल जाएगा सच्चा है कि नहीं। सही है, ओके। और क्या चेक करेगा, लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होनी चाहिए, ये स्कोप में आता है। अब तुम सेल्फ रीड करोगे, अब तुम्हें बहुत आ गया, अब इसको रीड करो, चलो। ये तीनों पॉइंट्स तुम्हें आ गए हैं एवरीबडी। अब तीनों पॉइंट्स को रीड करोगे और मुझे बोलोगे, जब हो जाएगा तो बोलोगे डन। चलो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है बेटा, बुक्स वगैरह, इनवॉइसेस वगैरह, जिनके बेसिस पे आप क्या बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो सारे बच्चे तीनों पॉइंट्स आराम से पढ़ो, आई गिव यू टाइम टू रीड। आराम से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी थोड़ी है, रेस थोड़ी है, आराम से पढ़ो। चलो तुम पढ़ो, आई विल बी बैक इन अ मिनट, जब तक तुम रीड करो मैं आती हूं।
एवरीबडी डन डन एंड डन, वेरी वेरी नाइस। चलो वेरी वेरी गुड। देखो तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। पता है दिक्कत क्या आ जाती है, मैं आपको बताती हूँ। बच्चे हैं ना, ऑडिट में ऑडिट बाउंसर क्यों हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की अप्रोच होती है रटने की। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें आंसर्स को अपने आप भी लिखना हो, क्या आप लिख सकते हो? हाँ, पर देखो मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से कीवर्ड्स भी याद करवा दिए। आप जब कवर करोगे, कवर ऑल एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी क्या है, तुमने कहीं ना कहीं कीवर्ड्स भी याद कर लिए। ऑडिटर क्या चेक करेगा कि इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। कैसे इवैल्यूएट करेगा रिलायबल है कि नहीं? ऑडिटर स्टडी करेगा अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और कुछ टेस्ट इंक्वायरी प्रोसीजर्स भी करेगा। और ऑडिटर चेक करेगा कि इंफॉर्मेशन ढंग से डिस्क्लोज होनी चाहिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज तो होना चाहिए। सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है ना, स्कोप भी बढ़िया से समझा। चलो अब ये बात बेटा वापस से यहां पे लिखी हुई है, क्या? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तुम्हें पता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बनाती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और कौन बनाता है? कौन बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? मैनेजमेंट बनाती है। कहता है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कौन करता है कि कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करना है, कौन सा कैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, फीफो बेसिस पे, लीफो बेसिस पे, वेटेड एवरेज बेसिस पे, कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वही ना अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करेगा, तो मैनेजमेंट ही चूज करेगी ना कि फिक्स्ड एसेट पे WDV यूज करना है कि SLM यूज करना है। कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। वही बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है ये कौन डिसाइड करेगा? मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मैनेजमेंट। तो जो बनाएगा वही तो डिसाइड करेगा ना। अच्छा, ब्रेक वगैरह चाहिए क्या तुम्हें? एक बात बता दो, अभी चाहिए तो अभी दूंगी, नहीं तो थोड़ी देर में दूंगी। ऐसे तुम थकने तो नहीं चाहिए हैं? इजी सही है सब कुछ, इजी है ना? नहीं चाहिए? अरे वाह वाह, दिल जीत लेता। वेरी गुड बेटा, तुम इतने आदर सत्कार और इतना बढ़िया है, तुम कैसे हो गए? ये जो हृदय परिवर्तन तुम्हारा हुआ है, ये कैसे इतना हृदय परिवर्तन हुआ है? बढ़िया लगा मुझे जान के। वाह, मुझे लगा था अभी सब बोलेंगे यार ब्रेक दे दो यार मैडम, ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। ऐसा कुछ तुमने पढ़ा नहीं है, पर देखो बच्चे बोलने लग जाते हैं। बट मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे हृदय की सच्चाई जो दिख रही है चैट में कि मैडम ब्रेक नहीं चाहिए। बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, वेरी गुड। लॉ में भी तो नहीं मांगते थे ना मैडम, है? ठीक है ठीक है, ओके ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ब्रेक दूंगी तुमको, टेंशन मत लो। चलो एक काम करती हूँ, 12:45 पे ब्रेक दूंगी, ठीक है? Exploration of word. I'm really sorry asking this question in the middle of a class. You have to be sorry, beta. But any which ways, अब आपने पूछ ही लिया है. Have you taken any marathon or revision session of automated environment in chapter 3? No, beta. We have not. Okay. गावा सर ने आदत लगा दी है? चलो कोई बात, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। अच्छा 12:45 पे तुम्हें ब्रेक देंगे, ठीक है? ओके, अभी 10 मिनट और पढ़ लो। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक लाइन का मतलब समझाती हूं। क्या ऑडिट किसकी होती है पता है? ऑडिट होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। मैडम हमें समझा नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है? नहीं समझा? देखो मुझे ये बताओ, साल कब स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, ये कब स्टार्ट हुआ? 1/4/23 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 24 को खत्म हो गया। यही तो होता है ना। साल खत्म होने के बाद तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो क्या? साल खत्म जब हो जाता है, पूरा साल जब खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद आप पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो क्या?
या साल खत्म होने के बीच में ही बना देते हो, मार्च में ही बना देते हो क्या? नहीं मैडम, पूरा साल खत्म होगा, ये जो आपका पूरा साल है ये साल खत्म होगा तो ही ना तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। गलत बोला क्या मैंने कुछ? मैडम ये तो सही बोल रही हो, है ना? तो इस पूरे समय में जो तुमने सेल्स किए, जो तुमने परचेजेस किए, जो तुमने खर्चे किए, जो तुमने एसेट खरीदे, जो तुमने लाइबिलिटीज इनकर की, उसका तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। तो मुझे बताओ, एक तरीके से ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ क्या? क्यों? क्योंकि ये चीजें तो हो चुकी पास्ट में, ये तो बीत चुका। 1 अप्रैल से 31 मार्च तो खत्म हो गया, ये तो पास्ट की बातें हैं। अब पास्ट की बातों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, मतलब आज थोड़ी ये बातें हो रही, आज हो रहा है क्या सेल? नहीं, वो तो 1/4 से 31 मार्च के बीच में हो चुका। जो चीज हो चुकी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो साल खत्म होने के बाद। साल खत्म होने के बाद बनाते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो चीजें हो गई होती है उसका बनता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट किसकी होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। क्यों? क्योंकि ये बीती हुई चीजें हैं जिन्हें तुम चेक कर रहे हो, ये चीजें बीती हुई है, बीता हुआ कल, ये बीता हुआ साल, बीती हुई चीजों की ऑडिट हो रही है। तो जैसे ये क्या कह रहा है, कहता है देखो, एक एग्जाम्पल दे रहा है, पहले इसे पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है व्हेन परचेजेस एंड सेल्स आर रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहते हैं जो परचेज, जो सेल्स लिखे हुए होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पास्ट में हो चुके। कहता है 1/4 से 31 मार्च में ये जो परचेज है, सेल्स है, ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये चीजें पास्ट में हो चुकी, ये पुरानी बातें हैं, इसको तुम लिखते हो और इसी की चेकिंग होती है। तो ऑडिट किसकी होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की ऑडिट होती है। ठीक है? कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनते हैं। मतलब जो पास्ट की बातें होती है ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हिस्टोरिकल है क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री है ना, ये पुरानी बातें हैं, ये जो हो चुकी बातें हैं उनके बेसिस पे तुम बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसको भी हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है? ओके, तो अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको मेरे साथ पढ़ना। ये बात यहाँ पे वापस लिखी हुई है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसको रीड करना। चलो आओ मेरे साथ रीड करो, तुमको मैं इसमें इससे करा देती हूँ। इधर कहता है देखो, अब इस पे कोई डेफिनेशन नहीं आएगी पर तुम्हें ये बता रहा है। कहता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन? ओहो, एक मिनट। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में तुम लिख रहे हो। अब सेल परचेज तुम कैसे लिखते हो? फाइनेंशियल टर्म्स में ना। सेल 1 करोड़ का हुआ, परचेज 2 करोड़ के हुए, खर्चे 3 करोड़ के हुए। ऐसे तो पता नहीं बैलेंस शीट कहां जा रही है, बट ठीक है। कहता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में है। ये इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी की हो जो आपको कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम से मिली हुई होती है। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? पास्ट की परचेज हुआ, इतना सेल हुआ, इतना एसेट खरीदा, ये इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलती है, अकाउंटिंग सिस्टम से मिलती है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो उन इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड है जो पास्ट में हुए हैं। कहता है ये इंफॉर्मेशन उन इवेंट से रिलेटेड है जो पास्ट में हुए हैं, या वो बातें जो पास्ट की बातें, जो सर्कमस्टांसेस पास्ट की है। तो कहता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में तो है किसी भी एंटिटी के, आपको उनके अकाउंटिंग सिस्टम से मिली है। ये बातें वो बातें हैं जो पास्ट में हो गई। ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो पास्ट में हो गई। वो इकोनॉमिक इवेंट्स, वो सर्कमस्टांसेस जो पास्ट के हैं, तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सारे बच्चे मुझे बताओगे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन, जैसे परचेज, सेल लिखे हुए तो फाइनेंशियल टर्म्स में है। ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? एंटिटी से रिलेटेड। अब ये इंफॉर्मेशन कहां से मिले? कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम से मिले। ये बातें, ये इंफॉर्मेशन उन इकोनॉमिक इवेंट से लेकर है जो पास्ट में हो चुके। ये इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन है? पास्ट की इंफॉर्मेशन, या जो भी लिखा हुआ है वो सारी सर्कमस्टांसेस पास्ट के हैं। तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है? इस पे कोई डेफिनेशन नहीं आएगी पर तुम्हें पता होना चाहिए हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या।
मतलब वो इंफॉर्मेशन जो पास्ट की है, वो इकोनॉमिक इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके, उनकी उनको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यस, क्योंकि सेल परचेज ये सब बात हो चुका क्या, या होने वाला है, अरे हो चुका, ये इकोनॉमिक इवेंट्स परचेज सेल एसेट खरीदना ये सब पास्ट में हो चुका, जो हो चुका उसी के बेसिस पे तो तुम आज, ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, है ना। तो ये कहता है, देखो अब इसको रीड करो, चलो इसको रीड करो, व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पढ़ो। कहता है वो इंफॉर्मेशन जो तुमने लिखी फाइनेंशियल टर्म्स में है, किसको रिलेटेड, एंटिटी को रिलेटेड, जो तुम्हें कहां से मिली, एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से ये बातें तुम्हें पता चली। ये जो बातें हैं ये उन इकोनॉमिक इवेंट्स को लेकर हैं जो पास्ट में हो गए, या वो इकोनॉमिक सिचुएशन या वो सर्कमस्टांसेस जो पास्ट में हो चुके, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जैसे परचेज सेल्स जो तुम लिखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है क्योंकि पास्ट में हो चुका। ठीक है, चलो बस एक बात है, बताने की बात है, क्यों ये बात बताई है। अब इस बात को तुम समझते हो क्या, ऑडिट जो होती है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की होती है। ऑडिट किसकी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनते हैं। तो क्या ये लॉजिकल है क्या बोलना, ऑडिट किसकी होती है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की ऑडिट होती है। अब मुझे बताओ ये बात बोलना सही है क्या, हाँ या ना में जवाब देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनते हैं, तो क्या ये लॉजिकल है बोलना कि जो ऑडिट होती है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की, और जो पीछे बीत चुका उसको चेक करते हो, मतलब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब बीती हुई बातों को तुम चेक करते हो ऑडिट में। कहता है ऑडिट जब तुम करते हो ना तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करते हो, मतलब जो तुम चीज चेक कर रहे हो वो बीती हुई बातों को चेक कर रहे हो, जो बीत चुका उसे चेक करते हो। ठीक है, हाँ जी कि ना जी, हाँ मैडम समझ गए मैडम। चलो अब आ गया ब्रेक का टाइम, चलो अब मैं तुम्हें क्या दूंगी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक, मिलेंगे आप लोग मुझे 12:55। ठीक है, समय पे आ जाना। ओके ओके, मीट मी एट 12:55। ठीक है, फ्रेश हो जाओ, जितना मैंने पढ़ाया है उसे एक बार और गो थ्रू कर लो, या जो भी तुम्हें खाना पानी करना है पीछे स्क्रीन के पीछे बैठ के ठूसना है ठूस लो, उसमें 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, चलो हमें नीचे है पर ब्रेक, ठीक है, पानी वानी पीने के लिए दे रही हो तो ले लेते हैं। ठीक है बेटा ले लो, चलो ओके बाय, मिलते हैं 10 मिनट में।
हेलो 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 हेलो, कहाँ है सारे बच्चे? ब्रेक इज ओवर एंड आई एम बैक। आ जाओ बच्चों, चलो बच्चों बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ। वेलकम बैक मैडम, वेलकम बैक बेटा, वेलकम बैक। आ जाओ फटाफट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे बिना समय को व्यर्थ करते हुए, और फटाफट हमें अभी और बातें पढ़नी है। ठीक है जी, ओके मैडम जी, पढ़ाइए। हम तो यहीं थे। अरे वाह, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। तो बेटा आज की क्लास में आप लोग मेरे साथ एक और बात पढ़ोगे। क्या? तुमने ये तो पढ़ लिया कि स्कोप में क्या आता है, स्कोप में क्या नहीं आता है वो भी तो जानना जरूरी है। हाँ मैडम, ऑफ कोर्स मैडम। तो आओ हैंड रिटन नोट्स पे चलो। मैडम स्कोप में क्या नहीं आता है वो बताओ ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूं, दिल से एक सवाल है। तुम ऑडिट पे गए हो, ऐसे चश्मा वश्मा लगा के, टाई वाई लगा के घूम रहे हो, ठीक है? तुमको मैनेजमेंट बुलाती है, इधर आना ऑडिटर। ऑडिटर हो क्या? तुम कह रहे हो हाँ, टाई नहीं दिख रहा है क्या? नया नया टाई लगा के आया हूं, ऑडिटर हूं मैं। तुमको मैनेजमेंट बुला रही है, इधर आना इधर आना। तुम चले गए। मैनेजमेंट तुमको बोल रही है जरा ये चेक करके बताना ना, ये हमारी मशीन की कितनी लाइफ है, हमारी मशीन अभी और कितने साल चलेगी। तुमको इधर आओ बताओ ना, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का लाइफ कितना है, ये बिल्डिंग का अभी कंडीशन कैसा है, जरा हमें बताओ ना। बता सकते हो क्या तुम? तुमको मैनेजमेंट पूछ रही है बताओ ये मशीन कैसी है, बताओ ये मशीन और कितने साल चलेगी, बताओ इस मशीन का और कितना लाइफ बाकी है, मशीन की क्या कंडीशन है। तुमको अगर ये सब कोई बुला रहा है, मैनेजमेंट पूछ रही है, तुम बता सकते हो क्या? बताओ बताओ। नहीं मैडम, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्कोप का काम नहीं है। तुम्हारे स्कोप में है क्या ये काम? क्या तुमको इसकी पढ़ाई कराई जाती है सीए में कि तुम देख के बता सको कि ये मशीन कितने साल चलेगी? अरे तुम इंजीनियर थोड़ी हो। तुम एक बिल्डिंग की क्या कंडीशन है, तुम इंजीनियर हो क्या तुम बता सको? तुमने इसकी पढ़ाई की है क्या? नहीं। तुम्हारे एक भी कोई सब्जेक्ट है क्या जो सब्जेक्ट तुम्हें सिखाता हो कि मशीन की कितनी साल चलेगी मशीन? तुमने पढ़ाई की है क्या? नहीं। तो कहता है देखो, ऑडिटर शैल नॉट परफॉर्म आउट ऑफ स्कोप ड्यूटीज। कहता ऑडिटर हीरो मत बनो। ऑडिटर हीरो मत बनो, आउट ऑफ स्कोप काम मत करो। कहता है ऑडिटर शैल नॉट परफॉर्म वर्क, ऐसा काम करो मत जो आपके कॉम्पिटेंस का ही ना हो, जिसके लिए तुम कॉम्पिटेंट ही ना हो। अब तुम इंजीनियर थोड़ी हो कि तुम मशीन का लाइफ बता सको, तुम कॉम्पिटेंट ही नहीं हो। ये काम करने के लिए तुम लायक नहीं हो। कॉम्पिटेंट होना मतलब लायक होना। तो कहता है ऑडिटर तुम आउट ऑफ स्कोप काम मत करो, तुम ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी का है ही नहीं, जो तुम जिसके तुम लायक नहीं हो। वर्क दैट फॉल्स आउटसाइड द कॉम्पिटेंस। कहता है ऑडिटर तुम आउट ऑफ स्कोप काम नको करो, ऐसा काम नको करो जिसके लिए तुम कॉम्पिटेंट ना हो, जो आउटसाइड योर कॉम्पिटेंसी हो। अच्छा ठीक है, समझा मैडम, समझा। ओके मैडम, आउट ऑफ जो काम मेरे कॉम्पिटेंसी का नहीं है, मतलब जिस काम को करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, जिस काम को करने के लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, वो काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ओके ठीक है, नको करूंगा, कसम है नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, तुम सेल्स चेक कर रहे थे, लेट्स से तुम खर्चे चेक कर रहे थे, खर्चे। तुमने मैनेजमेंट को बोला एक खर्चों का बिल दो, तो खर्चे दिख रहे हैं, हाँ बहुत सारे एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। तुम मैनेजमेंट को बोल रहे हो मैनेजमेंट खर्चों का बिल दिखाओ, तो खर्चों का बिल दो। तो मैनेजमेंट तुम्हें बिल दे रही है। क्या तुम ये एक्सपर्ट हो कि डॉक्यूमेंट्स के जेन्युइननेस को जान सको? ये इनवॉइस सच्चा है या झूठा है, इसका पता तुम लगा सकते हो क्या? तुमने बिल मांगा, तुम्हें बिल दे दिया। अब भगवान तो नहीं हो और तुम कोई एक्सपर्ट हो क्या ये पता लगाने में कि ये डॉक्यूमेंट सच्चा है, जेन्युइन है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़, दया मुझे लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। अरे काय का जेन्युइन तुम्हें नहीं पता चल सकता भाई, तुम कोई इस चीज के एक्सपर्ट नहीं हो। तो कहता है देखो, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन फाइंडिंग आउट द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं,
इसको पता लगाने का एक्सपर्ट आप लोग नहीं है, ये सब नहीं पता लगा सकते, तुम्हारे स्कोप का काम नहीं है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, जिस काम को करने के लायक नहीं हो वो मत करो। तुम डॉक्यूमेंट सच्चा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, ये पता नहीं लगा सकते क्योंकि तुम एक्सपर्ट नहीं हो इस काम के। तुमको तो तुम ज्यादा से ज्यादा बिल मांग सकते हो, तुम्हें कोई बिल झूठा पकड़ा दे तो अब तुम क्या करो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तीसरी चीज, तुम ऐसे कर सकते हो क्या ऑडिट में घुस के, तुम चार पांच लोग हैं, तुम टीम है तुम्हारी, तुम ऑडिट करने के लिए किसी कंपनी में घुसे और तुम अपनी टीम को बोल रहे हो, दया वो अलमारी खोलो, दया उसको खोलो, दया उस ब्रीफकेस को खोलो, दया वो पीछे मैनेजमेंट के ड्रॉर में जो चाबी रखी है उसको लेकर आओ और इस पूरे अलमारी को खोलो, इसके पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट है हम देखेंगे। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? ऐसा रेड वेड मार रहे हो क्या तुम? अरे पगले हो क्या? नहीं, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। तुम कोई गलत कामों की चोरी पकड़ने थोड़ी आए हो। एक बात बताओ, तुम क्या करने आए हो? तुम चेक करने आए हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें सच्ची है कि नहीं। तुम कोई इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ी निकले हो कि हम गलत कामों को पकड़ेंगे, हम रॉन्ग डूइंग्स, गलत कामों को पकड़ने के लिए आए हो क्या तुम? दया दरवाजा तोड़ो, नहीं। ऑडिटर हैज नो लीगल पावर टू सर्च। तुम सर्च नहीं कर सकते। तुम कह सकते हो क्या उसको खोलना ही पड़ेगा? नहीं। उस पर्टिकुलर ड्रॉर को खोलना ही पड़ेगा बोल सकते हो क्या? तुम्हारे पास कोई सर्च का पावर नहीं है क्योंकि तुम कोई गलत कामों के इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ी आए हो। कहता ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है, गलत कामों की चोरी पकड़ने आए हो। ऑडिटर कोई इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ी निकला हुआ है कि गलत कामों को पकड़ूंगा मैं, नहीं। ऑडिटर के पास कोई सर्च का पावर थोड़ी है, नहीं है। तो कहता है ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे स्कोप में नहीं है। ठीक है, चलो सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, अब तुम्हें समझा क्या चीज स्कोप में नहीं आती? तो आओ मेरे साथ इधर पढ़ो। मेरे साथ क्या, तुम खुद ही पढ़ लोगे अब, हैं? इसको बाद में पढ़ना, पहले इन 3 पॉइंट्स को पढ़ो। 1 2 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर ऐसे कर सकता है क्या? मैनेजमेंट गीता जी पे हाथ रख के शपथ खाइए कि जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर क्या बोल सकता है क्या? मैनेजमेंट जो बातें आप हमें बता रहे हो ना, गीता जी पे हाथ रखिए और शपथ लीजिए कि जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हो। ये सब कर सकते हो क्या? नहीं। कहता है ऑडिटर के पास ना तो सर्च करने का पावर है और ना ही ऑडिटर स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता विटनेसेस के, किस पे? ओथ पे, कि तुम कसम खा के बोलो जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। इन्वेस्टिगेशन में ये सब कर सकते हो पर तुम इन्वेस्टिगेशन पे नहीं निकले हुए हो। यू कैन नॉट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। ठीक है, अब तीनों लाइनें तीनों पढ़ो और मुझे बताओ तुमको सबको समझेगा। नहीं समझेगा तो खाओगे पिटाई, वर्चुअल पिटाई खा जाओगे अभी मेरे से। आजकल तो गीता जी की कसम खाकर भी लोग झूठ बोलते हैं, लोग अपना ईमान धर्म बेच चुके हैं। अब क्या करें बेटा, बता दे स्कोप। तुमको बातें बहुत करनी है चैट में, जो मैं तुम्हें पढ़ने बोली वो पढ़ के बताओ मेरे को। जल्दी जल्दी बताओ, ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आता? पहले तो कहता है, पहला लाइन क्या कहता है? ओवर स्मार्ट मत बनो यार। जिस काम को करने के लायक ही नहीं हो, जो काम तुम्हारे स्कोप का नहीं है, उसको करो मत। फॉल्स आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, मतलब तुम्हारे कॉम्पिटेंसी लेवल का काम ही नहीं है, काम के करने के लायक ही नहीं हो। जिस काम को करने के लायक नहीं हो वो मत करो। दूसरा, अब तुम कोई एक्सपर्ट थोड़ी हो कि डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है कि नहीं बता दोगे, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं बता सकते, तुम एक्सपर्ट ही नहीं हो। और कहता है तुम कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पे निकले हुए हो क्या कि गलत कामों को पकड़ूंगा? नहीं। ना तो तुम ओथ पे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते, ना ही तुम्हारे पास कोई सर्च वर्च करने का पावर है। चुपचाप कोने में बैठो ऑडिटर। अच्छा समझा क्या? नको करना ये सब, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। अब जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुमको अगर कोई बोले एसेट का फिजिकल कंडीशन कैसा है बता दो, तो तुम कर सकते हो क्या? नहीं। अब तुमको कोई सिविल स्ट्रक्चर की कितनी बड़ी लाइफ है ये पूछ ले, तो तुम कोई इंजीनियर थोड़ी हो, ये काम तो इंजीनियर का है, वो बताएगा ना, तुम थोड़ी बता सकते हो। मैम अगर ऐसा पता चल गया डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं, तो ऑडिटर प्रिया, तो बेटा ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, अपनी रिपोर्ट में लिखेगा झूठा है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं। अगर पता चल गया, मान लो प्रिया कह रही है मैडम अगर ऑडिटर को पता चल गया कि इनवॉइस झूठा है, पता चल गया तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा, शेयर होल्डर को बताएगा कि कंपनी झूठ कर रही है, फ्रॉड चल रहा है ना। चलो
अब आप मेरे साथ क्या करेंगे, आप मेरे साथ क्या करेंगे, इधर आइएगा। आज आपने मेरे साथ जो पढ़ा पहले उसका छोटा सा एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे, उसके बाद एक नई चीज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इधर आ जाओ। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसे 200 बोलता है ऑडिटर तुम्हें रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना, इतनी चेकिंग करो कि तुम रीजनेबली अश्योर हो जाओ क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी गड़बड़ नहीं है फ्रॉड या एरर की वजह से। भरोसा ऑब्टेन करके क्या करोगे, ओपिनियन दोगे, क्या बताओगे जनता को कि एफएस बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं। ये ओपिनियन मेहंदी लगा के रखना तो नहीं होगा, ये ओपिनियन आप रिपोर्ट इशू करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे, जिस ऑडिट रिपोर्ट में आप बातें एसेस के हिसाब से लिखोगे। ठीक है, स्कोप में क्या चीजें आती है, कहता है हर उस एस्पेक्ट को कवर कर लो जो रेलेवेंट होगा। ठीक है, अब जो भी बातें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सोर्स डेटा में लिखी हुई है, इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड और डेटा की इसकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, तो जो बातें यहां लिखी हुई है वो रिलायबल होनी चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम को देख के थोड़ा बहुत टेस्ट इंक्वायरी वगैरह कर लेना, और सारी बातें बढ़िया से डिस्क्लोज्ड है कि नहीं ऑडिटर चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, स्कोप में क्या नहीं आता, कहता है ऑडिटर कोई इन्वेस्टिगेशन में निकला है क्या, गलत कामों की चोरी को पकड़ूंगा, सर्च करूंगा, लोगों का स्टेटमेंट ओथ पे रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। और कहते हैं ना ही ऑडिटर कोई एक्सपर्ट है इन फाइंडिंग आउट द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं उसको नहीं पता चलता, बेचारा बोला है ऑडिटर भी है, अंतर्यामी नहीं है। और उसके बाद ऐसा कोई काम मत करो, ऑडिटर ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, हीरो नहीं बनना है, जो आपके कॉम्पिटेंस का काम ही नहीं है वो काहे को करना तेरे को, समझा क्या। अच्छा, अब तुम्हारे रग रग में ऑडिट जाना चाहिए, अब रग रग में है सब, ब्लड में क्या जाना चाहिए, ब्लड में क्या जाना चाहिए, ब्लड में ये सारी बातें जानी चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा पॉइंट है, कहता है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या फर्क है, ये पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें चिट्ठी दे देंगे, चिट्ठी चिट्ठी। ऑडिट इज अलग, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, जैसे ये कह रहा है ना ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कह रहा देखो ऑडिट में ऑब्जेक्टिव तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, ऑडिट में ऑब्जेक्टिव होता है इतनी चेकिंग करो कि तुम रीजनेबली सेटिस्फाई हो जाओ, अश्योर हो जाओ कि कोई गलती नहीं है। ऑडिटर ऑडिट में इतनी चेकिंग करता है कि उसे अश्योरेंस मिल जाए कि हाँ कोई गलती नहीं है। पर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मतलब जैसे मान लो तुम्हारे कंपनी में अगर फ्रॉड सस्पेक्ट हो रहा है, अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि तुम टैक्स की चोरी करते हो, या सरकार को लगता है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, तो सरकार तुम्हारे ऊपर क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन बैठाती है। जैसे मान लो इनकम टैक्स वालों को लग रहा है कि तुम टैक्स की चोरी करते हो, तो इनकम टैक्स वाले तुम्हारे कंपनी पे रेड मारेगी, उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है। जैसे कंपनी सरकार को लगता है कि तुम फ्रॉड करते हो, इनकम टैक्स वालों को लगता है कि तुम टैक्स की चोरी करते हो, तो एक स्पेशल पर्पज के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है जो एक स्पेशल पर्पज के लिए की जाती है। ठीक है, इसका स्कोप बहुत स्पेसिफिक है। जैसे फ्रॉड को ही चेक करने वो आ रहे हैं, टैक्स को ही वो चेक करने आ रहे हैं, तो स्कोप क्या है, स्पेसिफिक, नैरो। लेकिन ऑडिट का स्कोप जनरल है, ब्रॉड है। ऑडिटर सारी चीजों को चेक करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई हो। तो ये जेनरिक है, ये ब्रॉड है, ये स्पेसिफिक है, ये नैरो है, ये है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तुम स्पेशल पर्पज के लिए चेकिंग कर रहे हो। ठीक है, पहले ऑडिट होगा बाद में इन्वेस्टिगेशन नहीं बेटा। क्यों होगा इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन वर्ड ही अलग अलग है। पहले ऑडिट और बाद में इन्वेस्टिगेशन क्यों होगा भाई, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन वर्ड ही अलग अलग है। ऑडिट मतलब जो ऑडिटर करता है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए आपके कंपनी पे की जा रही है। जैसे सरकार को लग रहा है, सरकार सस्पेक्ट करती है कि तुम फ्रॉड करते हो, इनकम टैक्स वालों को लगता है कि तुम टैक्स की चोरी करते हो, तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो किसी पर्पज के लिए किया जाता है। ऑडिट वर्ड का मतलब ही अलग है, ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है मैम, ऑडिटर को इन्वेस्टिगेशन पावर क्यों नहीं दिए गए, ऑडिटर क्या फ्रॉड करता है क्या, नहीं, मतलब
मुझे एक बात बताओ, आप कोई ऑडिट करने गए हो, मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने गए हो, तुम कोई इन्वेस्टिगेशन अलग है बेटा, इन्वेस्टिगेशन का पावर है ही नहीं ऑडिटर के पास। एक बात बताओ, ऑडिटर कोई ऐसे कोई गवर्नमेंट का आदमी है क्या? क्या ऑडिटर कोई सरकार का आदमी है क्या? नहीं। तो वो इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकता है किसी भी कंपनी के? आप हर कंपनी के कॉन्फिडेंशियल, हर सेंसिटिव से सेंसिटिव डेटा को ऑडिटर एक्सेस ऐसे नहीं कर सकता ना। तो इन्वेस्टिगेशन वर्ड अलग है और ऑडिट अलग है। ऑडिट में ऑब्जेक्टिव अलग होता है और इन्वेस्टिगेशन मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सबको समझा क्या? सारे बच्चों को समझा क्या? हाँ जी, वेरी 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 नाइस, वेरी 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 गुड। ओके जी, ओके मैडम। ठीक है, जाते जाते कोई छोटा पॉइंट है तो उसको कर लेते हैं। अब कल की क्लास में हम ये करेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन, एक ये करेंगे और एक और पॉइंट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। ओके, होमवर्क अभी देंगे तुम्हें, रुक जाओ, अभी होमवर्क लेके जाना, भागना मत, इधर रुको। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, इस होमवर्क को तुम करके आओगे। इसको मैं पढ़ देती हूं। CAN ऑडिटर है SR लिमिटेड का। SR लिमिटेड कौन हो गया? कंपनी हो गई जिसका ऑडिटर कौन है? CAN। ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दिया है विदाउट एसरटेनिंग। ऑडिटर ने ये चेक ही नहीं किया कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है कि नहीं गलतियों से। इसको बिना चेक करके ऑडिटर ने ओपिनियन दे दिया। अच्छा, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या CAN ने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को कंप्लाई किया है क्या एज पर ऐसे के हिसाब से क्या CAN ने काम किया है? कहता CAN ने बिना चेक किए कि गलती है कि नहीं ओपिनियन दे दिया। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है? ऐसे 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बताना है, फिर आप बताओगे ये ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लाई नहीं किया है ऑडिटर ने। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लिख के देखोगे। सभी बच्चों का ये होमवर्क रहेगा, इसे आप लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, ऑलराइट। सभी बच्चों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछली क्लास में भी, जब हम ऐप के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हैंड रिटन नोट्स आपके ऐप के ऊपर शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप सभी बच्चे इस बात से वेरी वेरी क्लियर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं बेटा, वंस वी शिफ्ट ऑन दी ऐप देन आई विल शेयर विद यू दी हैंड रिटन नोट्स। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ठीक है, चलो, ओके बेटा, बाय बाय, गुड डे, सी यू। होमवर्क करके आना और रिवाइज करके आना। सुनो, गोची मत मारना, होमवर्क करके आना, पहली बता रही हूं। ठीक है, ओके, बाय।